सभी दोस्तों को अभिषेक चौधरी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि हम यूपी स्पेशल से जुड़ी हुई एक सीरीज चला रहे थे, उसको हम पूरी कर चुके हैं। उसी क्रम में यह हमारा अब आगे जो इनिशिएटिव है वो है हमारा प्रैक्टिस सेटों को डिस्कस करना। आगामी जो हमारी CGL की परीक्षा है, SSC की जो भी परीक्षाएँ हैं, CPO हुई आपकी, LDC क्लर्क हुआ आपका, CHSL की परीक्षा हुई, SSC GD हुई, यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम हुआ, यूपी PCS की परीक्षा हुई, बिहार PCS की परीक्षा हुई या बिहार SSC का कोई एग्ज़ाम हो, उसको देखते हुए यहाँ मैं GS के कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, जिसका मैं 360 डिग्री अप्रोच में एनालिसिस करने वाला हूँ। हाँ, हम प्रत्येक एक क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको इससे इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि अगर आप प्रैक्टिस सेट को रोज़ देखते हैं रेगुलर तरीके से, ठीक तरीके से, और आप इसमें कुछ और भी ऐड ऑन करते हैं, तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ साफ तौर पर। अगर आप GS को स्टैटिक रूप में पढ़ने के बजाय, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे, उसके बजाय अगर आप पुराने पेपरों के आधार पर अगर आप प्रैक्टिस सेटों को ठीक तरीके से एनालिसिस करते हैं, जैसे कि मैं कराऊँगा यहाँ पर, ठीक है, तो आप स्टैटिक पढ़ने के सिवाय इससे और ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आपको पता चल सकता है कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो बिना देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका बात कर रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। यह किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए। जो हमारा प्रथम ऑप्शन है, ये आपसे बात कर रहा है कि यह जो सभ्यता है पुरापाषाण काल की है, लौह काल की है, या कांस्य काल की है, या महापाषाण काल की है। तो आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है हमारी, वो हमारी कांस्य कला के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, कांस्य कला के नाम से हम इसे जानते हैं। अब चलो इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर NCERT के बेसिस पे बताता हूँ। इसका जो कालक्रम हमारी NCERT बताती है, वो बताती है 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक। और ये जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम इस वजह से जानते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सबसे पहले नगर की खोज हुई वो हड़प्पा की हुई थी, तो इस वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता इस नाम से जाना जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी घाटी के किनारे बसी हुई थी। देखते हैं यहाँ पर सिंधु और घाघरा, सिंधु घाघरा हाकरा नदी घाटियों में यह फली फूलती है। देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या थी। देखिए, इसकी विशेषताओं से जुड़े हुए क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसकी विशेषता थी नगरीय सभ्यता। देखिए, ये ऐसी पहली सभ्यता थी जो हमारी नगरीय स्तर को प्राप्त कर चुकी थी। ठीक है, जहाँ पर शहरीकरण के प्रथम लक्षण भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। दूसरा, ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। ग्रिड प्रणाली का मतलब है, अगर हम आज के शहरों में भी हम देखते हैं, जैसे कि आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, तो वह पानी वर्षा का पानी जमा हो जाता है। लेकिन इस काल में यहाँ की जो नगर प्लानिंग थी वो इतनी अच्छी थी कि वहाँ पर पानी का आसानी से जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा था। ठीक है, मतलब पानी वानी जमा नहीं होता था, एक प्रकार से बहुत ही अच्छी, मतलब समकोण पे ये बसे हुए थे। ठीक है, आगे इसमें बात चलती है ईंटों से बनी हुई इमारतें। तो इसमें अगली विशेषता है ईंटों से बनी हुई इमारतें यहाँ पर मिलती थी और ये चित्रात्मक लिपि में थी। ठीक है, इसकी जो लिपि है वो अभी पढ़ी नहीं जा चुकी है, इस वजह से चित्रात्मक लिपि के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। नियोजित जल निकासी की बात करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपसे बात करी थी। ठीक है, इसके बारे में और भी डिटेल में आगे जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आता जाएगा। अगर मैं अभी करूँगा तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर किस शादवाद के बारे में यहाँ पर बात चल रही है। देखिए, शादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? देखिए, शादवाद जो है ये हमारा जैन दर्शन से जुड़ा हुआ है। अब हम जैन दर्शन के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा जैन दर्शन है, ठीक है, यहाँ पर ये बात कर रहा है कि किस दर्शन से जुड़ा हुआ है, तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमारा जैन दर्शन क्या कहते हैं उद्भव होता है इसका। जैसे कि हम देखते हैं चीन में आपका कन्फ्यूशियस हो गया, ठीक है, ईरान में आपका जरथुरुष्ट हो गया, और भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास उसी काल में होता है। तो यहाँ पर देखते हैं शादवाद जो है, यहाँ पर कई दर्शन है, इसे अनेकांतवाद या सप्तभंगी सिद्धांत भी इसमें जैन दर्शन की फिलॉसफी है। अब जो शादवाद है इसका मतलब क्या है? शादवाद बोलता है प्रत्येक वस्तु का अलग अलग दृष्टि से विचार करना, उसको परखना और उसको देखना, यही हमारा शादवाद कहता है। देखते हैं हमारे जो जैन धर्म है उसके संस्थापक कौन है। इसके संस्थापक है आपके ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड। ठीक है, और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में हमारे कुल 24 तीर्थंकर
हुए हैं, जिनमें से प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव या आदिनाथ के नाम से इनको जाना जाता है। और ये जो हमारा जैन दर्शन है इसे हम अहर्त दर्शन के नाम से भी जानते हैं। देखिए 24 तीर्थंकर हैं, 24 के 24 नाम ध्यान नहीं रखना है आपको, पहला नाम याद रखना है और एक 23वां नाम जो है याद रखना है। ये कौन थे? पार्श्वनाथ। इनका जो चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह, वो सांप था। और लास्ट जो हमारे महावीर सिंह हैं, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। ये हमारे 24वें तीर्थंकर थे और इनका जो चिन्ह है वो होता सिंह। ठीक है, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में होता है, वैशाली के निकट कुंडलग्राम में क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म होता है। आगे की कहानी अब देखेंगे। ठीक है, देखिए जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत है वो है आपका अहिंसा। ये बहुत ही मुख्य चीज है, अहिंसा इनका मूल सिद्धांत है। अब देखेंगे इनकी पवित्र पुस्तक कौन सी है। इनकी पवित्र पुस्तक है आगम। ठीक है, इसके बारे में पूछा जा चुका है, पूछा भी जाता है। और अनेक देवताओं की ये लोग पूजा करते थे, खास तौर पर यहाँ पर जिनकी पूजा की जाती है। ठीक है, ये जो हमारा जैन धर्म है, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, पीसीएस हो, यूपीएससी हो या एसएससी हो, कि जैन धर्म जो है इसमें आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास किया जाता है। अगर आप इसके विपरीत देखेंगे तो बौद्ध धर्म में न आत्मा में विश्वास, न पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है, लेकिन कर्म में विश्वास वहां पर भी किया जाता है। ठीक है, जैन धर्म में पद्धति होती है संलेखना विधि। ठीक है, जिसके माध्यम से आप अपना, इसे बोलते हैं अपना शरीर का त्याग करना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा अशोक के शिलालेखों के बारे में बात करता है। देखिए यहाँ पर बात करी जा रही है कि ये जो आपके अशोक की जो शिलालेख है उसकी कलिंग विजय का वर्णन आपके किस शिलालेख में है। तो यहाँ पर देखेंगे हम जो कलिंग की विजय है, जिसके बाद जो हमारे महाराज अशोक हैं जिनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए अशोक के बारे में, अशोक जो है मौर्य शासक हैं। ठीक है, और मगध के जो है तीसरे मौर्य सम्राट थे ये। ठीक है, 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में ये राजा बनते हैं। मतलब इनका जन्म होता है मगध में। ठीक है, इनके पिता का नाम बिंदुसार है, माता का नाम सुभद्रांगी है। धर्म क्या है? बौद्ध धर्म को ये अपनाते हैं कब? कलिंग युद्ध के पश्चात। पहले ये हिंदू धर्म में थे। ठीक है, इनका पूरा नाम है देवानाम प्रिय अशोक। ठीक है, अब आपसे पूछा भी जाएगा अशोक की उपाधि, तो ये भी आप ऑप्शन में मिल जाएगा, तो इसको लगा सकते हैं। इनकी पत्नी थी महारानी देवी। देखिए पहला ऐसा राजा जिसने जनता को अभिलेखों के द्वारा संबोधित किया। मतलब ये पहले, जैसे आज की डेट में हम देखते हैं कि हमारा भारत है, भारत का एक संविधान है। ठीक है, जिसमें हमारे मूल सिद्धांत पता चलते हैं, राज्य कैसे चलेगा। उसी प्रकार ये ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने जनता को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया। ठीक है, और अपनी बातों को जनता तक पहुंचाया। ठीक है, इनके जो आपके अभिलेख हैं ये आपके भारत में मिलते हैं, पाकिस्तान में मिलते हैं और अफगानिस्तान में मिलते हैं। देखिए लगभग सभी अभिलेख जो है इनके प्राकृत भाषा में है। भाषा कौन सी है? प्राकृत। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। किंतु अगर आप उत्तर पश्चिम के अभिलेख देखोगे जो कि अफगानिस्तान साइड के हैं, तो आपके खरोष्टी तो भाषा है उनकी, लिपि जो है वो है आपकी अरामाई। ठीक है, इससे जुड़े हैं। और अशोक के जो है कम से कम 14 वृहद शिलालेख हैं और बहुत ही सारे माइनर हैं। ठीक है, यहाँ पर अभिलेखों के बारे में बात करी जा रही है, तो हम देखते हैं जो अशोक का 9वां अभिलेख है। ठीक है, वो किस बात पर बल देता है? तो वो धम्म पर बल देता है। अच्छे कार्यों से स्वर्ग की प्राप्ति होगी और खर्चीले समारोह की निंदा करता है। जैसे कि उस काल में जन्मदिन पर, शादी समारोह पर जो खर्चा किया जाता था उसे कम करने की बात ये करते हैं 9वें शिलालेख में। और 10वें शिलालेख क्या कहता है? 10वां शिलालेख कहता है ख्याति और गौरव की निंदा करता है। ठीक है, धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल देता है। श्रेष्ठता की बात करी जा रही है, धम्म नीति पर 9वें में भी बल है, लेकिन श्रेष्ठता पर बल 10वें शिलालेख में है। आगे हम चल के देखते हैं 11वें शिलालेख में क्या बात करी। धम्म की नीति की यहाँ पर व्याख्या करी जा रही, मतलब एक्सप्लेन करी जा रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है आप बड़ों का आदर कीजिए, पशुओं की हत्या मत कीजिए और मित्रों की उदारता पर यहाँ पर बल दिया जा रहा है। 12वें शिलालेख में क्या है? अशोक के में विभिन्न संप्रदायों के मध्य सहिष्णुता पर बल दिया गया है। सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस पर, मतलब लड़ाई मत कीजिए आपस में धर्म के नाम पर। ठीक है, और ये जो हमारा यहाँ पर 13वां शिलालेख है, यहाँ पर आपकी कलिंग विजय की चर्चा करी गई है, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। युद्ध विजय के बदले में धम्म विजय पर बल दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि आप युद्ध के माध्यम से कुछ नहीं जीते, बल्कि धम्म के माध्यम से, अच्छे कर्मों के माध्यम से करें। ठीक है, ये सेकंड 13वां और आपका जो दूसरा शिलालेख है, इसमें यहाँ बाहर जो दूत भेजने की बात है, ठीक है, वो भी इसी अभिलेख में की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि आपके सल्तनतकालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? देखिए इसका जो आंसर है वो आपका है फिरोज तुगलक। ठीक है, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी होते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक होता है, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक होता है, और उसके बाद सिकंदर लोदी शासन संभालते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी देख लेते हैं। देखिए जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी हैं,
इनका जो शासन रहता है वो 1296 से 1306 के बीच रहता है। इनकी बाजार व्यवस्था जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा, ऐसे इन्होंने अनेक काम किए थे। उसके बाद आपके मोहम्मद बिन तुगलक का शासन आता है जो कि 1325 से 1351 के बाद इन्हें पागल सुल्तान वगैरह की उपाधि भी दी जाती, मतलब पढ़े लिखा आदमी था ये, ठीक है। उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक, ये बहुत ही बेकार है। अगर आप देखेंगे तो 1351 से 1388। देखिए ठट्टा में होता क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये गद्दी पर बैठता है। ये है कौन? ये मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा का लड़का है जिनका नाम है रज्जब, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा रज्जब का ये पुत्र है फिरोज शाह तुगलक। ये भी उसी समय जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है मैदान पर वहीं था। देखिए हमारे जो इतिहासकार हैं वो बोलते हैं कि इसे कांटों का भरा ताज मिला था। कांटों का भरा ताज मतलब इसके सामने समस्याएं अनेक थी। समस्याएं क्या थी? रणग्रस्त किसानों का असंतोष था, जो किसान थे उस टाइम पर आंदोलन कर रहे थे, ठीक है, जो कि रणग्रस्त थे, मतलब जिन पर कर्जा बढ़ रहा था, ठीक है। साम्राज्य के विघटन की समस्या थी। साम्राज्य के विघटन की समस्या से मतलब अपने साम्राज्य को, क्योंकि अनेक जो दक्षिण राज्य थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही आज़ादी प्राप्त करने लगे थे, छोटे छोटे राज्य, ठीक है। उसके बाद राज्य का खाली खजाना, ठीक है, क्योंकि युद्ध हो रहे थे तो राज्य का खजाना भी खाली होता, सीधी सी बात है। अमीर वर्ग का असंतोष भी था, और ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की आदर्शवादी नीति के कारण उलेमा वर्ग का असंतोष। इनकी जो आदर्शवादी नीति थी, मतलब जो टॉलरेंस की नीति थी सबके प्रति, ये उसको उलट देता है। और ये ऐसा पहला सुल्तान होता है जो शरिया के हिसाब से भारत में अपनी प्रजा पर कानून लागू करता है। ये क्या करता है? 30 प्रकार के कर और शेषों को रद्द कर देता है, क्योंकि यह गैर इस्लामी थे, इसी वजह से। और बदले में है 4 प्रकार के जो कर हैं वो निर्धारित करता है, जिनके नाम है जजिया, जकात, खम्स और खराज, ठीक है। देखिए जजिया क्या होता है? जजिया लगाया जाता है गैर मुसलमान, ठीक है। और यहाँ पर हम देखिए खम्स के बारे में चर्चा करी गई है। जो खम्स है ये क्या है? जो युद्ध करती थी सेना, वहाँ से जो धन लूट कर लाती थी उस पर ये टैक्स लगता था, ठीक है। इस पर जो ये टैक्स लगता था पहले 1/5 लगता था, और ये सैनिकों को मिलता था 4/5। ये राज्य का हिस्सा होता था, ये सैनिकों का, लेकिन इसके काल में 4/5 हिस्सा राज्य का, 1/5 सैनिकों का हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। इसने सिंचाई पर भी कर लगाता है पहली बार, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सोर्स या हार्क ए सर्व के नाम से भी इसे जाना जाता है। ब्राह्मणों पर भी ये जजिया लगा देता है। देखिए जजिया में बच्चों पर छूट थी, विकलांगों पर छूट थी, ठीक है। और ये शशगन मतलब चांदी का एक सिक्का चलाता है, अब्धा और बिखम नामक एक मिश्र धातु का सिक्का भी ये चलाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में, ये करता क्या है। 1361 में इसके टाइम का नगरकोट अभियान प्रसिद्ध है, जहां पर ये क्या करता है, ज्वालामुखी जो मंदिर है उसको लूटता है, ठीक है। ये ज्वालामुखी मंदिर को लूटता है, वहाँ की मूर्तियों को तोड़ता है। अब मूर्तियों को तोड़ने के बाद गाय के मांस में उनको मिलाते ब्राह्मणों को उसकी माला पहनाई जाती है। और ये जो मेन हमारी मूर्ति है इस मंदिर की, इसको उठा के ये मदीना भेज देता है, ठीक है। बहुत ही जो बोलते हैं ना क्रूएलिटी वाला आदमी था ये। पहला सुल्तान जिसने इस्लाम धर्म को राज्य का शासन का आधार बनाया। देखिए ये ऐसा पहला सुल्तान था जिसने राज्य को शासन का आधार बनाया, मतलब धर्म को, सॉरी, और व्यवहार में इसका प्रयोग भी किया। पर्दा प्रथा के प्रचार को प्रोत्साहन दिया, पर्दा प्रथा को भी ये उसका प्रचार प्रसार करता है। टोपरा और मेरठ के जो अशोक के स्तंभ थे इनको ये दिल्ली मंगवाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और नगर निर्माण देखिए इसने क्या क्या बनवाया, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोजपुर नामक नगर इसने बसाए। आगे हम देखते हैं दीवाने खैरात। दीवाने खैरात और रोजगार ब्यूरो। दीवाने खैरात थी जो गरीब महिलाएं थी मुस्लिम, उनकी बेटियों की शादी के लिए यहाँ से ध्यान दिया जाता था। और रोजगार ब्यूरो जो मुस्लिम बेरोजगार युवक थे उनको रोजगार देने के लिए ये रोजगार ब्यूरो बनाया गया, ठीक है। केवल मुस्लिमों के लिए था ये। और राजकीय अस्पताल इसने बनवाया था दर उल सफ़ा के नाम से दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में दर उल सफ़ा के नाम से इसने राजकीय अस्पताल बनवाया। और दीवान ए इस्तिकाहर मतलब वृद्ध और जो अक्षम लोग थे उनको पेंशन इस विभाग के द्वारा दी जाती थी। ये आपसे पूछा जा सकता है कि दीवान ए इस्तिकाह कौन था, मतलब क्या था ये, ठीक है। ये एक विभाग था किसके टाइम पे, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे, ठीक है। दास निर्यात पर इसने रोक लगाती थी। और 1338 में इसकी मृत्यु होती है और उत्तराधिकारी बनता है इसका तुगलक शाह, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें सिकंदर लोदी हैं। इसके बाद 1489 से 1517 तक सबसे बड़ी सफलता इनकी क्या थी, जौनपुर को साम्राज्य में मिलाया, यह इनकी सबसे बड़ी सफलता थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है आपका, निम्न में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से मतलब स्थापत्य की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है। आप सबको पता है
कि वास्तुकला की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा फेमस वो है वो आपका शाहजहाँ के काल में है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ताजमहल का निर्माण भी करवाते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि अकबर ने क्या बनवाया, जहांगीर ने क्या बनवाया, शाहजहाँ ने क्या बनवाया। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर बात चल रही है अकबर की। अकबर का जो शासन है 1556 से लेके आपका 1605 तक। ठीक है, इसके काल में होता क्या है, सबसे ज़्यादा लाल बलुआ पत्थर का यूज़ होता है। ठीक है, वह बड़े स्तर पर आगरा का किला ये बनवाता है, मतलब इसका निर्माण आरंभ करवाता है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है वो शाहजहाँ के द्वारा बनवाई जाती हैं। ये फतेहपुर सीकरी नामक क्या बनवाता है, नगर बनवाता है, जो हिंदी और फारसी शैली का मिश्रण है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या बना हुआ है, इसमें बुलंद दरवाज़ा बना हुआ है। ठीक है, गुजरात विजय के दौरान 1576 में ये बनवाया था और विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार भी यह है। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती के मकबरे, ठीक है, पंचमहल ये बनवाता है। ठीक है, जोधाबाई का महल भी है यहाँ पर, मरियम उज जमानी के महल के नाम से भी इसे जाना जाता है। इबादत खाना बनवाता है, मतलब प्रार्थना के लिए। पचीसी आंगन बनवाता है और हिरन मीनार ये कहाँ पर है, आपका फतेहपुर सीकरी में। अकबर का चहेता हाथी होता है हिरन मीनार। ठीक है, हिरन जो मीनार है, अकबर का चहेता हाथी है, उसका नाम था हिरन। ठीक है, उसके नाम पे हिरन मीनार बनवाता है। अब वृंदावन में गोविंद देव मंदिर ये बनवाता है। यूपीपीसीएस में ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं जहांगीर क्या करवाता है। जहांगीर का काल जो है उसमें हमारी जो वास्तुकला है उसकी तो अवनति होती है, मतलब उसका डिक्लाइन होता है, और जो चित्रकला है, ठीक है, उस पर अधिक ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जहांगीर खुद एक बड़ा चित्रकार था। ठीक है, सिकंदरा में अकबर का मकबरा भी बनवाता है, और कश्मीर में शालीमार बाग बनवाता है, लाहौर में मोती मस्जिद और एतमादुद्दौला का मकबरा ये नूरजहां की याद में बनवाता है, जो इसकी बेगम थी। ठीक है, आगे देखते हैं शाहजहां क्या करवाता है, क्योंकि शाहजहां के कान पर क्या है, ये जो हमारी स्थापत्य कला थी ये अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त होती है। ताजमहल वो नहीं जानता, ठीक है, 7 अजूबों में से। अर्जुनमंद बानो बेगम जिनका नाम था मुमताज महल, उनकी याद में ये बनवाया जाता है। ताजमहल की देखिए विशेषताएं क्या है, इसमें सुलेखन और पित्रादुरा का काम जो था बहुत ही विशिष्ट था। 4 बाग शैली के उद्यान थे इसमें, मतलब बाग परिसर में पानी की व्यवस्था थी, संगमरमर में बनवाया गया था, और जाली का कार्य बहुत ही ज़्यादा इसका उत्तम प्रकृति का है। दिल्ली का लाल किला बनवाया जाता है इनके द्वारा। ठीक है, दिल्ली की जामा जो मस्जिद है वो भी इनके द्वारा बनवाई गई, जो कि लाल किले के सामने ही है। लाहौर का शालीमार बाग ये बनवाते हैं, और शाहजहानाबाद नामक ये नगर भी बसाते हैं। और जो मयूर सिंहासन है, ठीक है, धातु कर्म का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था ये, जो मयूर सिंहासन बनवाया था वो इन्होंने ही बनवाया था। इसके बाद जो शासन आता है वो औरंगजेब का आता है। ठीक है, औरंगजेब के काल में क्या होती है, वास्तुकला की अवनति होती है, वास्तुकला हो, चित्रकला हो, जो भी हो, क्योंकि इसके काल के बाद जो मुगल साम्राज्य वो अपने पतन की ओर दौड़ता है, क्योंकि इसकी कट्टरतापंथीवादी नीतियों के कारण। ठीक है, अपनी बेगम रबिया उद दौरानी की याद में ये क्या करता है, ये बीबी का मकबरा बनवाना औरंगाबाद में आपका स्टार्ट करता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बात करता है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या। 1857 का जो विद्रोह था उसके अनेक कारण थे, लेकिन तात्कालिक कारण क्या था, जो उसका तात्कालिक कारण था वो आप सब लोगों को पता है, हम बचपन से पढ़ते आए कि चर्बी लगे कारतूस थे, कि जो कारतूस थे उनमें हिंदुओं के लिए मतलब गाय की चर्बी और मुस्लिमों के लिए सूअर की चर्बी। ठीक है, तो सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया गया था, ये इसका उत्तर है। वैसे 1857 के विद्रोह के अनेक कारण थे, सैनिकों को विदेश भेजा जाना भी इसमें से एक कारण था। ठीक है, सैनिकों के कान में कुंडल पहनने तथा माथे पर चंदन लगाने पर रोक भी थी, सैनिकों के अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाना ये भी एक कारण है। आगे देखते हैं, यहाँ पर बात करी जा रही है मीनाक्षी मंदिर। जो आपका मीनाक्षी मंदिर है वो आपका मदुरई में स्थित है। मदुरई मतलब तमिलनाडु में आपका स्थित है। यह भगवान शिव की पत्नी पार्वती के नाम पर बनाया गया है। भगवान शिव और पार्वती देवी को ये आपका क्या है, डिवोटेड है। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। देखिए, तमिलनाडु में है मीनाक्षी अम्मा मंदिर या मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। ये इस प्रकार का बना हुआ है। ठीक है, हिंदू धर्म से ये जुड़ा हुआ है। देवता मतलब भगवान शिव जो है उनको सुंदरेश्वर एवं मीनाक्षी मतलब माता पार्वती। अवस्थिति एवं इसकी जानकारी, मदुरई तमिलनाडु में ये बना हुआ है। ठीक है, इसकी शैली क्या है, ये दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला की शैली में बना है। इसका निर्माण पांड्य राजाओं द्वारा करवाया गया था 17वीं शताब्दी में। ठीक है, इसके बारे में ये जानकारी हमको यहाँ पर मिलती है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। जो हमारा कठपुतली है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए,
क्लासिकल डांस हमारे कितने हैं? 8 हैं, जो क्लासिकल जो हमारे लोक नृत्य हैं, ठीक है। उनके बाद जो अलग अलग राज्य के लोक नृत्य हैं जो राज्यों में फेमस है, तो हमारा जो कठपुतली लोक नृत्य है वो राजस्थान का है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसमें क्या कहते हैं, धागों के द्वारा कठपुतलियों को नचाया जाता है। तो हम देख लेते हैं विभिन्न नृत्यों के बारे में। देखिए यहाँ पर बात की राजस्थान, तो राजस्थान में कठपुतली हो गया इसका आंसर था। तो राजस्थान में और कौन कौन से? राउफ है, पनिहारी है, बगारिया है, डांडिया है, झूलन लीला है और शंकरिया है, ठीक है। घूमर या गंगोर, ठीक है, ये भील जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। आपने भंसाली की मूवी देखी हुई होगी, ठीक है, उसमें भी जो घूमर नाम का नृत्य दीपिका पादुकोण जिसमें परफॉर्म करती हैं वो यही है। कालबेलिया जो कि सपेराओं द्वारा किया जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है राजस्थान का। देखिए आपको याद कौन सा रखना है, कठपुतली, घूमर या गंगोर, कालबेलिया और तेरा ताली, ये कमार जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है तालियां बजाकर। महाराष्ट्र के लोक नृत्यों के बारे में देख लेते हैं। गोफ, फुगड़ी, तमाशा जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, पूछा जाता है। लीजम, गोधल गीत और लावणी और पेवाड़ा, ठीक है, देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में बतकम्मा, माधुरी, घंटा मर्दाला और छड़ी नृत्य ये फेमस है, इसको आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का क्या है? चारबा जो कि दशहरा के उत्सव पर किया जाता है। चंबा, डांगी और ये आपका जद्दा और छरबा आदि नृत्य आपके कहाँ से जुड़े हुए हैं? ये आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे देख, आगे जो दिया हुआ है वो है भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? देखिए भारत सरकार द्वारा जो हमारा सर्वोच्च पुरस्कार वो जो दिया जाता है वो है हमारा भारत रत्न, ठीक है, जो कि 1954 में स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। 1954 में ये जो स्टार्ट किया जाता है हमारा भारत रत्न, ये उच्चतम कोटि के कार्य करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। और पहली बार भी ये 1954 में दिया गया था। इसमें कुछ क्षेत्र है, कला हमारा हो गया, ठीक है, विज्ञान हो गया, साहित्य हो गया, ठीक है, और आपका जनसेवा, इसके क्षेत्र में ये दिया जाता है। लेकिन 2011 में इसमें एक चीज और जोड़ दी जाती है, मानवीय सेवा, मानवीय सेवा के आधार पर भी ये दिया जाएगा। इसमें होता क्या है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति को संस्तुति भेजते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति उसके नाम की घोषणा करते हैं। एक वर्ष में ये क्या होता है, अधिकतम 3 लोगों को ये दिया जाता है, लेकिन पहली बार इसका उल्लंघन किया जाए जब ये प्रथम बार दिए गए थे, ठीक है। देखिए कोई पुरस्कार इसमें क्या होता है, इसमें कोई राशि नहीं दी जाती। देखिए पुरस्कार की कोई राशि नहीं है, ठीक है, खाली आपको क्या दिया जाता है, पीपल का पत्ता होता है, ठीक है, पीपल की पत्ती की आकृति का एक आपको मेडल दिया जाता है, पदक और एक साथ में प्रमाण पत्र होता है। एक क्वेश्चन और उठता है, क्या ये विदेशियों को भी दिया जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल दिया जा सकता है। मदर टेरेसा को दिया गया था, नेल्सन मंडेला को दिया गया था, ठीक है। और दूसरा भारतीय वरीयता क्रम में जो इसका स्थान है वो आपका इसका 7वां स्थान है। जैसे प्रथम भारतीय वरीयता क्रम में हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति आते हैं, ठीक है, उसी क्रम में यह 7वां स्थान होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसके बाद होते हैं हमारे यहाँ कौन से पुरस्कार, पद्म पुरस्कार होते हैं, ठीक है। भारत रत्न के बाद जो हमारे पुरस्कार होते हैं पद्म पुरस्कार होते हैं, वो भी आपके 1954 में ही स्टार्ट किए जाते हैं। जहां पर आपके कौन से पद्म भूषण, पद्म विभूषण होता है सबसे पहले। एक मिनट, आपका सबसे पहले क्या होता है, पद्म विभूषण होता है, ठीक है। ये क्या है, ये सेकंड श्रेणी का सम्मान है, ठीक है। इसके बाद होता है आपका पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये आपका भूषण है, ये आपका तृतीय श्रेणी का आपका सम्मान है। उसके बाद होता है आपका पद्मश्री, ठीक है, ये आपका चतुर्थ श्रेणी का। देखिए प्रत्येक वर्ष क्या होता है, हमारे जो गणतंत्रता दिवस है मतलब 26 जनवरी को लाल किले से इसकी घोषणा की जाती है, ठीक है। ये भी आपको अनेक क्षेत्रों में अच्छे काम करने के लिए दिया जाता है। आगे चल के हम देखते हैं, आगे इसमें दिया हुआ है आपका लेडी विद द लैंप किसे उपनाम से जाना जाता है। देखिए लेडी विद द लैंप जो है ये आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ये उपाधि दी गई है, उपनाम की यहाँ पर बात करी जाती है। उसके बाद हम देख लेते हैं और कौन कौन से उपनाम है। कस्तूरबा गांधी इनको बा के नाम से जाना जाता है। मदर टेरेसा को किस नाम से जाना जाता है, इनको मदर के नाम से भी जाना जाता है। और आपको इनको प्योर हार्ट PUREHURT प्योर हार्ट के नाम से भी इनको उपाधि दी गई है।
और आपकी ये जो सरोजनी नायडू है, इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है नाइटिंगेल, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलिखित नहीं है? ठीक है, इसमें देखते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था जो हमारा लावड़ी नृत्य है, कहाँ का है बताइए? वो आपका था महाराष्ट्र का। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ नृत्यों के नाम से नहीं है बता, तो ये झारखंड का नहीं है, कहाँ का है? ये है आपका महाराष्ट्र का। ठीक है, एक मिनट, हाँ आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं समा चेकवा, वो कहाँ का है? आपका बिहार का है। पंडवाणी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। और भगोरिया कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। और हम देख लेते हैं यहाँ पर झारखंड का क्या है। झारखंड में एक सरहुल है जो कि काफ़ी फेमस है, कर्मा है, ठीक है, आहंदी है, ये आपके वहाँ के कुछ लोक नृत्य हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी है, जैसे आपका कर्मा है, ठीक है, सुआ है, राउत है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के आपके कुछ मतलब नृत्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। देखिए, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? तो हम खजुराहो के मंदिर की बात करते हैं, ये आपके मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के छतरपुर, मध्य प्रदेश के छतरपुर में ये पाए जाते हैं। ये किसने बनवाए? चंदेल शासकों द्वारा, ये चंदेल शासकों द्वारा ये बनवाए जाते हैं। कब? 950 से 1000 ईसा के ये मध्य बनवाए जाते हैं। देखिए, इन पे जो हमारी चित्रकारी है, जो हमारी मूर्ति कला है, वो बहुत ही ज़्यादा लास्य प्रवृत्ति की है। लास्य मतलब आप देखेंगे इसमें बहुत ही ज़्यादा कामुक प्रवृत्ति के चित्र बने हुए हैं, जिसके नाम से ये प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो ये हमारे खजुराहो के मंदिर पाए जाते हैं, ये हमारे हिंदू और जैन दोनों धर्मों से जुड़े हुए हैं। खजुराहो के मंदिर उन्होंने चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए। ठीक है, और कामुक शैली के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के साथ, जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, टीसीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम भी कर रहे हो, ठीक है, आप उनको भेज सकते हैं। यहाँ मैंने बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन आपको दी है। अगर आप इसको 2-3 बार, देखिए ये होता है इसका 360 डिग्री एनालिसिस करना। ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से एनालिसिस करता हूँ, रोज़ 10 या 12 क्वेश्चन या 15 के बीच में हम डिस्कस करते हैं प्रत्येक एक दिन छोड़कर, तो आपके पेपर तक इतने ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और अनेक तरीके के। ठीक है, यहाँ पर मैंने काफ़ी रिसर्च करी है, जिसके माध्यम से ये सब चीज़ें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर पाया हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप सब इसे प्यारपूर्वक अपना प्यार देंगे। ठीक है, धन्यवाद।